दोस्तों, एक 65 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति जो एक नहीं बल्कि चार चार लड़कियों से बात करता है, चार चार लड़कियों के प्रेम जाल में फंस जाता है और फिर वो चारों लड़कियां बारी बारी से उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में कुछ इस तरीके का काम करती हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति की हालत एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर उसे अचानक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर आज भी उसकी तबीयत जो है पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार वो चारों लड़कियां उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में ऐसा कौन सा काम करती हैं और क्यों करती हैं, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 वर्ष के आसपास होती है, जिसका नाम होता है राघवेंद्र प्रताप। राघवेंद्र प्रताप जो एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, एक अच्छे पद पर तैनात होते हैं। जैसे उनकी 60 वर्ष की उम्र होती है, 60 वर्ष की उम्र में अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। राघवेंद्र प्रताप की जो पत्नी होती हैं, उनकी कुछ दिन पहले एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। राघवेंद्र प्रताप को एक बेटा जिसका नाम आलोक होता है और उनके बेटे की शादी हो जाती है, बहू जिसका नाम अंशिका होता है। बेटा आलोक एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब किया करता है। अंशिका एक गृहिणी होती है, घर का सारा काम काज देखती है। रिटायरमेंट होने के बाद जो राघवेंद्र प्रताप होते हैं, वो घर पर अपने अकेले रहते हैं। अब उनका समय नहीं कटता है। एक दिन वो विचार करते हैं कि क्यों ना हम एक मोबाइल ले लें और मोबाइल में जो है हमारा समय पास होता रहेगा। वो मार्केट जाते हैं, अपने बेटे के साथ मार्केट जाते हैं और अपने लिए एक एंड्रॉयड फोन लेकर के आते हैं। अब उनका बेटा उस फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी हर चीज इंस्टॉल कर देता है और इंस्टॉल करने के बाद में देता है और कहता है कि पिताजी, आप इस मोबाइल से अपना समय पास कर सकते हैं, अपना समय काट सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। राघवेंद्र प्रताप जो कि दिन भर फुर्सत पे अपने घर के बाहर बैठे रहते हैं, बेटा अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, बहू अपना घर पे रहती है, अकेले रहते हैं, तब वो अपने मोबाइल पे अपना समय व्यतीत करते हैं। कभी फेसबुक चलाते हैं, कभी व्हाट्सएप चलाते हैं, कभी दोस्तों से बात करते हैं, तो कभी रील वगैरह देखते हैं। इस तरीके से वो अपना टाइम पास करते हैं। अब जब एक दिन अपने मोबाइल पर फेसबुक चला रहे थे, उसी समय उनके सामने एक बड़ी ही खूबसूरत महिला की प्रोफाइल आती है। जैसे ही उस प्रोफाइल में उस लगी डीपी को राघवेंद्र प्रताप देखते हैं, एक खूबसूरत नौजवान महिला, वो तुरंत उसकी आईडी पर टच करते हैं और उसकी आईडी पर जितने भी तस्वीरें लगी होती हैं, उन सारी तस्वीरों को देखने लगते हैं। सारी तस्वीरें एक से बढ़कर एक होती हैं, खूबसूरत होती हैं। राघवेंद्र प्रताप तुरंत तुरंत उस आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। पर जैसे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मुश्किल से 15 मिनट का ही समय बीतता है। 15 मिनट के बाद जो महिला होती है, जिसका नाम कविता होता है, कविता राघवेंद्र प्रताप की फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देती है। राघवेंद्र प्रताप देखते हैं कि उन्होंने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो कैंसिल हो गई है। थोड़ा सा उन्हें धक्का लगता है, थोड़ा सा वो सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। 2 से 3 दिन का समय बीतता है और 2-3 दिन के बाद में एक दिन फिर जब राघवेंद्र प्रताप फेसबुक खोलते हैं तो देखते हैं कि वही महिला जिन्होंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, उसने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। राघवेंद्र प्रताप थोड़ा सा अचंभित होते हैं। उसके बाद में उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और फिर तुरंत उस महिला के पास में मैसेज करते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिरकार जब मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तो आपने उसे कैंसिल कर दिया और फिर आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही।
कविता कहने लगती है कि मैं एक तलाकशुदा महिला हूं, मेरा एक बेटा है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी सारे मर्द हैं सारे एक जैसे हैं। पर मैंने उसके बाद में जब आपकी प्रोफाइल चेक की तो आपकी प्रोफाइल से हमें लगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। इस वजह से मैंने दोबारा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राघवेंद्र प्रताप उस महिला से कहते हैं कि देखो, मैं कोई इस तरीके का आदमी नहीं हूं, मेरी उम्र 65 वर्ष के आसपास है, मेरे पास में सब कुछ है, धन दौलत पैसे की मेरे पास में कोई कमी नहीं है। बस मैंने आपको देखा, आपकी खूबसूरती को देखा, इसलिए मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। पर अगर आपको मेरे इस फ्रेंड रिक्वेस्ट से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो महिला कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब इस तरीके से कविता और राघवेंद्र प्रताप के बीच में बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। लगभग 10 से 12 दिन का समय बीतता है, तभी अचानक से एक दिन कविता का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब राघवेंद्र प्रताप जो डेली शाम सुबह दोपहर जब भी टाइम मिलता था वो कविता से बात करते थे, पर जब कविता का मोबाइल स्विच ऑफ तो परेशान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आखिरकार कविता अचानक से कहाँ चली गई। 3 दिनों तक राघवेंद्र प्रताप परेशान रहते हैं, कविता से बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, पर कविता का कोई संपर्क नहीं होता। 3 दिन के बाद अचानक से कविता का फोन आता है। राघवेंद्र प्रताप जैसे ही कविता का नंबर देखते हैं, तुरंत उस नंबर को रिसीव करते हैं और पूछते हैं कि 3 दिन हो गए, आप अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। कविता कहती है कि देखो, मैंने आपसे पहले बताया था कि मेरे एक ही बेटा है और मेरे उस बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसको मैं अस्पताल में एडमिट किया था। पर डॉक्टरों ने बताया कि उसके इलाज के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और मेरे पास में इतने सारे पैसे नहीं हैं। इस बात को लेकर के मैं परेशान हूं। राघवेंद्र प्रताप कविता से कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपको हमसे पहले ही ये बात बताना चाहिए, क्योंकि हम और आप एक अच्छे दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो फिर वो दोस्ती ही क्या होती है। आपको कितने पैसे की जरूरत है, जितने पैसे की आपको जरूरत हो उतना पैसा आप बताइए और उतना पैसा हम आपको देंगे, आप अपने बेटे का इलाज करवाइए। कविता राघवेंद्र प्रताप को पैसे बताती है। राघवेंद्र प्रताप कविता के पास में पैसे भेजते हैं और कविता जब जब अपने बेटे के इलाज के नाम पर राघवेंद्र प्रताप को फोन करती है, राघवेंद्र प्रताप तुरंत कविता के अकाउंट पर पैसे लगा देते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। दोस्तों, ये कहानी 2023 से चालू होती है और 2024 आ जाता है। अब राघवेंद्र प्रताप एक दिन अचानक कविता का मोबाइल बंद हो जाता है। अब राघवेंद्र प्रताप फिर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कविता से बात करने के लिए। वो एक तरह से तड़प रहे होते हैं, पर कविता से उनका संपर्क नहीं होता। सोचते हैं कि चलिए ठीक है, हो सकता है कविता किसी परेशानी में होगा, अगर किसी न किसी दिन शायद मेरी मुलाकात हो जाए या बातचीत हो जाए। इस उम्मीद में वो सोचते रहते हैं। पर उससे कुछ दिन के बाद में 8 से 10 दिन के बाद उनके पास में एक कॉल आता है। जब वो उस नंबर को रिसीव करते हैं, उसमें भी एक महिला, एक लड़की होती है। वो कहती है कि मेरा नाम रोशनी और मैं कविता की दोस्त हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब राघवेंद्र प्रताप सिंह जैसे ही रोशनी के मुंह से पहले ही शब्दों में अपनी बड़ाई को सुनते हैं, अपने विषय में अपनी बड़ाई को सुनते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं और वो रोशनी से बातचीत करने लगते हैं। एक दिनों तक तो उन दोनों की बातचीत नॉर्मल होती है, पर जैसे ही 2 से 3 दिन का समय बीतता है, जो रोशनी होती है, रोशनी राघवेंद्र प्रताप से गंदी गंदी बातें करने लगती है। वो गंदी गंदी बातें जब करती है तो राघवेंद्र प्रताप को भी इन बातें करने में अच्छा लगता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की बातें होने लगती हैं कि रोशनी जो है वो राघवेंद्र प्रताप से एक दिन कहती है कि आप अपने बाथरूम में जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं। और रोशनी अपने बाथरूम में, राघवेंद्र प्रताप अपने बाथरूम में, दोनों अपने अपने बाथरूम में, और दोनों वीडियो कॉल करके एक दूसरे के सामने निवस्त्र हो जाते हैं। पर राघवेंद्र प्रताप को यह पता नहीं होता कि जो बाथरूम के अंदर हो या रूम के अंदर हो, बेडरूम के अंदर हो, वहां पर निवस्त्र हो जाते हैं। इस तरीके की सारी जो उनकी न्यूड तस्वीरें हैं वो रोशनी अपने पास में रख रही है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है।
अचानक एक दिन जो रोशनी होती है वो राघवेंद्र प्रताप से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। राघवेंद्र प्रताप उसे एक दो बार थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, पर जब वो राघवेंद्र प्रताप से और ज्यादा पैसे की डिमांड करती है, राघवेंद्र प्रताप राघवेंद्र प्रताप रोशनी को पैसा देने से मना कर देते हैं। जैसे ही राघवेंद्र प्रताप रोशनी को पैसा देने से मना करते हैं, तो जो रोशनी है वो राघवेंद्र प्रताप को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो आपकी जितनी भी ये न्यूड तस्वीरें हैं, ये सारी न्यूड तस्वीरें हम आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, और जिससे आपकी जो बनी बनाई इज्जत है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। राघवेंद्र प्रताप जैसे ये बात सुनते हैं, रोशनी के अकाउंट पर पैसा लगाते हैं, अचानक से बात करना बंद कर देती है। पर जैसे ही 8-10 दिन का समय और बीतता है, 8-10 दिन के बाद में फिर से एक नए नंबर से राघवेंद्र प्रताप के पास में फोन आता है। राघवेंद्र प्रताप जब उस नए नंबर को रिसीव करते हैं, बात करते हैं, तो सामने एक महिला वो राघवेंद्र प्रताप से कहती है कि मेरा नाम रागिनी है और मैं कविता की छोटी बहन बोल रही हूँ। राघवेंद्र प्रताप जैसे ही कविता का नाम सुनते हैं, बेहद खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए कि हमारी कविता का हमें कुछ पता मिला, क्योंकि कविता उनकी नजर में एक अच्छी महिला थी। उसने कभी भी राघवेंद्र प्रताप से न तो उस तरीके से बात की और न तो कभी उन्हें ब्लैकमेल किया। उसने बेटे के इलाज के लिए जरूर पैसे लिए थे, पर कभी उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया था। राघवेंद्र प्रताप ये सोचकर खुश होते हैं। वो रागिनी से पूछते हैं कि कविता है कहाँ, वो आखिरकार बात क्यों नहीं करती है, फोन क्यों नहीं करती। उसका मोबाइल जो है वो बराबर स्विच ऑफ आ रहा होता है। रागिनी राघवेंद्र प्रताप से कहती है कि कुछ दिन पहले कविता की बेटे की जो तबीयत खराब हुई थी, उसने उसे अस्पताल में एडमिट कराया था। उसके बेटे की तो तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, वो पूरा स्वस्थ है, पर अचानक से कविता की तबीयत खराब हो गई, जिसके लिए हमने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया है, और उसके इलाज के लिए हमारे पास में पैसे नहीं। कविता ने हमें ये बात बताई थी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे बात बता रहे हैं कि अगर आपके पास में कुछ पैसे हो तो आप भेज दीजिए, जिससे कि कविता का इलाज हो सके। राघवेंद्र प्रताप सोचते हैं और सोच करके फिर ये फैसला करते हैं कि कविता जो ये कितनी अच्छी लड़की थी, उनसे इतने अच्छे से बात करती थी। वो तुरंत अपने अकाउंट से रागिनी के अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर करते हैं कविता के इलाज के लिए। वो कविता का इलाज करवाती है। इस तरीके से एक महीने तक एक महीने तक रागिनी राघवेंद्र प्रताप से बात करती है और कविता के इलाज के नाम पर कई बार उनसे पैसे लेती है। अचानक एक दिन रागिनी भी राघवेंद्र प्रताप से बातें करना बंद कर देती। राघवेंद्र प्रताप परेशान होते हैं, सोचते हैं कि आखिरकार उनके साथ में हो क्या रहा है। अचानक से 15 से 20 दिन का समय बीतता है और 15 से 20 दिन के बाद में एक फोन राघवेंद्र प्रताप के पास में फिर आता है, चौथा। जब उस चौथे नंबर से फोन आता है, राघवेंद्र प्रताप सिंह उस फोन को उठाते हैं और उस पर बात करते हैं। सामने फिर एक महिला नाम बताती है, शिखा, अच्छी दोस्त है, और वो बताती है कि वो कविता की बहुत अच्छी दोस्त है। उनके बारे में कविता ने उन्हें सब कुछ बताया है। ये सोचकर एक बार राघवेंद्र प्रताप फिर से शिखा से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला चालू होता है। बातचीत करते करते राघवेंद्र प्रताप काफी आगे तक निकल जाते हैं। एक दिन शिखा राघवेंद्र प्रताप से कहती है कि मुझे रोशनी के मोबाइल से कुछ आपकी तस्वीरें मिली, अगर आप मुझे पैसे नहीं देते, मेरी डिमांड पूरी नहीं करते, तो मैं उन तस्वीरों को वायरल कर दूंगी। अब इस समय जो राघवेंद्र प्रताप होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। राघवेंद्र प्रताप के पास में जितना भी पैसा था, सारा पैसा खत्म हो चुका था। राघवेंद्र प्रताप शिखा से कहते हैं कि देखो, अब हमारे पास में कोई पैसे नहीं, हमने जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे आप लोगों को दे दिए, अब हमारा अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है। शिखा कहती है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, अगर आप पैसे की व्यवस्था करके हमें नहीं देते तो फिर हम आपकी जितनी भी वो तस्वीरें हैं, जितनी भी वो न्यूड फोटो हैं, उन सारी फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। राघवेंद्र प्रताप डर जाते हैं
उसके बाद में वो अपनी बहू के पास में जाते हैं, अपनी बहू से कहते हैं कि बहू हमें 2 लाख रुपए की जरूरत है। उनकी बहू वंशिका अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद अपने पति आलोक को फोन करती है, कहती है आपके पिताजी 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। आलोक तुरंत कहता है कि अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप पिताजी को दे दो, अगर नहीं है तो फिर हम दे देते हैं। अंशिका कहती है कि बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि अगर पिताजी के पास में इतने सारे पैसे हैं, उसके बाद में ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है जिसकी वजह से पिताजी को 2 लाख रुपए की जरूरत है। राघवेंद्र प्रताप कहता है कि देखो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप दे दीजिए, अगर अन्यथा नहीं है तो फिर हम दे देते हैं। अंशिका अपने पास से 2 लाख रुपए राघवेंद्र प्रताप को देती है। राघवेंद्र प्रताप जा करके उन पैसों को शिखा के अकाउंट पर लगा देते हैं, पर शिखा का इतने से पेट नहीं भरता, वो फिर राघवेंद्र प्रताप से 5 लाख रुपए की डिमांड कर देते। अब फिर राघवेंद्र प्रताप के पास में कोई पैसा नहीं, तभी वो 2 दिन के बाद अपने बेटे आलोक के पास में फोन करते हैं। अपने बेटे आलोक से कहते हैं कि बेटा हमें 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। आलोक अपने पिता राघवेंद्र प्रताप से कहता है कि पिताजी 2 दिन पहले हमने आपको 2 लाख रुपए अंशिका ने आपको दिया था और फिर आप आज 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत है जिसके लिए आपको इतना पैसा चाहिए। इतनी बात सुनते ही, अपने बेटे की इतनी बात सुनते ही राघवेंद्र प्रताप को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि आज तक हमने आपके ऊपर इतना सारा पैसा खर्च किया, कभी भी हमने आपसे हिसाब नहीं मांगा, और आज अगर हमें छोटी सी जरूरत पड़ गई है तो आप हमसे पूछ रहे हो कि आखिरकार आप इतने पैसे क्या करोगे। बेटा आलोक अपने पिता की बात सुनता है तो उन्हें कोई जवाब नहीं देता, वो तुरंत उन्हें 5 लाख रुपए देता है। राघवेंद्र प्रताप उन 5 लाख रुपए को लेकर के तुरंत जाते हैं और शिखा के अकाउंट पर लगा देते हैं। पर अब यह बात कहीं न कहीं आलोक के मन में खटकने लगती है कि आखिरकार पिताजी इतने पैसे लेकर के करते क्या है। आलोक बैंक जाता है और बैंक जाकर के जब अपने पिताजी का अकाउंट चेक करवाता है तो आलोक को वहां से पता लगता है, बैंक से आलोक को यह जानकारी होती है कि उसके पिता राघवेंद्र प्रताप के अकाउंट से 8 करोड़ 70 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं, और वो भी एक बार में नहीं, 735 बार में, जिनमें से कुछ पैसे अकाउंट से ट्रांसफर किए गए थे, कुछ पैसे यूपीआई के माध्यम से भेजे गए थे। जैसे ही इतनी बड़ी रकम आलोक को पता लगती है, वो देखता है कि उसके पिता का जो अकाउंट है पूरी तरह से खाली है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि आखिरकार पिताजी के साथ में जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हुई है। 22 जुलाई को वो तुरंत 22 जुलाई 2025 को टोल फ्री नंबर 1930 जो कि साइबर क्राइम का होता है उस पर कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में पूरी कहानी सुनाता है। कहानी सुनने के बाद में साइबर क्राइम में उसका केस दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद वो 6 अगस्त 2025 को नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है, और पुलिस स्टेशन जा करके जब पूरी कहानी पुलिस को भी सुनाता है तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर लेती। पर जैसे ही उसके पिता राघवेंद्र प्रताप को ये बात पता चलती है, जैसे उसके पिता राघवेंद्र प्रताप को इस बात की जानकारी होती है कि वो इतने बड़े साइबर क्राइम उनके साथ में धोखा हुआ है, उनके साथ में इतनी बड़ी ठगी हो चुकी है, वो एक डिमोसिया नाम की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, इस बीमारी में याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, भाषा भी ठीक से समझ में नहीं आती कि आखिरकार सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, और मनुष्य के अंदर और चिड़चिड़ापन हो जाता है। दोस्तों, पुलिस उन चारों महिलाओं की तलाश करने की कोशिश करती है, पर उन चारों महिलाओं का अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ये जानने की कोशिश करती है आखिरकार ये जो चारों महिलाएं हैं, इनका आपस में कोई लिंक है या फिर ये अलग अलग है, पर ये सब कुछ सामने तभी आएगा जब उन महिलाओं की गिरफ्तारी होगी, उन्हें पकड़ा जाएगा, तभी पूरी तरह से सच सामने आएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है।
मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।